जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। अब हमें एक और मौजूद मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं जिनका नाम है तारिक नदीम। डॉक्टर तारिक नदीम हमारे साथ मौजूद है। जुनैद क्लिनिक, रेलवे कॉलोनी पे इनका क्लिनिक है, आप लोग भी विजिट कीजिएगा। बात करेंगे आज इनसे, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि लोगों को फीवर हो रहा है, डायरिया हो रहा है, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो वो मसाइल की वजह से लोग परेशान हैं और परेशानी को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों को दावत देने का। और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जाता है। आई विल सेकंड और थर्ड टाइम विद यू एंड वेरी वेरी गुड प्रोग्राम ऑफ योर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मीन्स अ लॉट, यू मेड माय डे। जब भी कोई तारीफ करता है तो बहुत अच्छा लगता है। बताइएगा ये फीवर होने की वजूहात एक तो बेसिकली क्या है और कितना ज्यादा फीवर हो जाए जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? खतरे की जो अलार्मिंग सिचुएशन होती है वो कब होनी चाहिए? क्योंकि लोग कभी कभी जो है वो डिले करते हैं जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ जाती है। वो खुद परेशान होते हैं बाद में। बहरहाल आपकी बात बिल्कुल सेकंड करता हूँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फीवर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल देखें मौसम पे भी डिपेंड करता है फीवर का। अगर सर्दियों में बुखार आता है तो नॉर्मल 99-100 टेम्परेचर का पेशेंट फील ही नहीं करता है। और इन समर गर्मियों में जब हम होते हैं तो क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर आउटर टेम्परेचर से लो होता है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर आउटर टेम्परेचर से लो करना पड़ता है बॉडी को, तो उसको अगर ज़रा सा भी फीवर हो तो अगर 100 भी होगा तो उसको 101 और 102 की फीलिंग आ जाएगी। क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, 40 पे जा रहा होता है, 38 पे जा रहा होता है, तो हमारी बॉडी उसको कोप नहीं कर पाती है। दैट्स व्हाई हल्का सा फीवर से भी मरीज़ परेशान हो। सर्दियों में हल्के फुल्के फीवर की कोई फिक्र नहीं करता है, पैनाडोल काम चलता रहता है। लेकिन गर्मियाँ जब होती हैं, गर्मी में हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर सेंटर हमारा हाइपोथैलेमस में होता है, इट हैड टू रेगुलेट द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। वो उसको रेगुलेट करता है, लेकिन जब फीवर हो जाता है तो उसकी भी बस हो जाती है। मतलब टेम्परेचर जाहिर है पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है, आउटर टेम्परेचर, और उसके बाद फीवर उसको आ जाता है तो उसकी बॉडी उसको कोप नहीं कर पाती और हल्का सा फीवर भी परेशानी में मुब्तला करता है। लेकिन ये अलार्मिंग होता है। उसकी वजह ये कि देखें फीवर बॉडी में वैसे ही भी आप परेशान है, गर्मी से ऊपर उसका आपको फीवर आ गया, उमूमन शिवरिंग की शिकायत भी होती है। लेकिन हमारी बॉडी उसको कोप नहीं कर पाती, इसलिए उस फीवर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आउटर टेम्परेचर इतना ज़्यादा, आपका भी 102 पे चला गया, 40 के ऊपर आप चले गए, अब आपको वो टेम्परेचर कंट्रोल करना है। उम्मन बच्चों में फिर इस कंडीशन में फिट्स आ जाते हैं। जी। छोटे बच्चों में जैसे 2 साल से करीब या उससे थोड़ा सा ऊपर के बच्चे अगर फीवर अनकंट्रोल खेलते रहते हैं बच्चे, माएँ नहीं फिक्र करती हैं, तो उनके फिर अचानक आंखें ऊपर चली जाती हैं, झटके लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब जिनका फीवर फील भी नहीं होता, मतलब थर्मामीटर पे चेक करें तो आता है, लेकिन आप हाथ से चेक करें तो टेम्परेचर नहीं आता, फीलिंग में नहीं आता। उम्मन बच्चों का सर थोड़ा सा गर्म होता है जी। इसके अलावा फिर बच्चे खेलने के लिए होते हैं तो वो खेलते रहते हैं, जब वो बिल्कुल बस हो जाती फिर माँ के पास लेटेंगे आगे मुझे फीवर हो गया। तो वो चीज़ होती है। तो हाई टेम्परेचर में आपने जैसे कहा ना, अलार्मिंग सिचुएशन ये कि 102 क्रॉस कर जाए तो फौरन कोल्ड स्पॉजिंग शुरू करते हैं। कोल्ड स्पॉजिंग बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी की हीट हम ले रहे हैं बाहर, अदरवाइज जो बाहर का टेम्परेचर वो हमें हीट दे रहा है, हम ऑलरेडी हीटेड हैं, अब बाहर के टेम्परेचर बढ़ गया और हमारा टेम्परेचर भी बढ़ गया तो इट विल बी डेंजरस। तो हमें उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग पहले ज़रूरी है। और 2 टैबलेट पैरासिटामोल कोई भी ब्रांड की लेने आप तो फीवर उससे डाउन हो जाएगा, लेकिन आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे अगर किसी को रात बेरात में अचानक से फीवर हो गया और 102 बता रहा है टेम्परेचर, तो आप ये कर सकते हैं ठंडे पानी की पट्टियां रखें, और छोटा बच्चा है तो सिरप भी दे सकते हैं पैरासिटामोल। बिल्कुल, पैरासिटामोल सिरप दे, उम्मन वोमिटिंग हो जाती है। अच्छा, हाँ, मतलब अगर हाई ग्रेड फीवर में आप कोई भी टैबलेट लेंगे, सिरप लेंगे, बच्चों में बड़ों में भी, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई देते हैं उल्टी हो जाती है। अब हाउ टू रिड्यूस द फीवर, ठीक है, रिड्यूस करना है तो उसके लिए स्पॉन्जिंग सबसे बेस्ट। ओके, ठंडे पानी की जो पट्टियां रखी जाती हैं, हमारी अम्मा के पुराने टोटके होते हैं ना, हाँ, वो सबसे कारआमद साबित होते हैं इसमें। अच्छा, जैसे किसी को आप बता रहे हैं कि वॉमिट हो जाती है, तो बाज लोग कहते हैं कि वॉमिट हो जाए इट्स ओके, लेकिन दवाई जो है वो अपना काम कर देगी। नहीं, कैसे? अब देखें ना, फर्ज करें मैंने 2 टैबलेट पैनाडोल खाई और खाते 5 मिनट में मुझे उसी वक्त उल्टी हो गई, हाउ डज इट अफेक्ट? बिल्कुल, उसका आपको असर जब ही मिलेगा जब बॉडी में रुकेगी कोई टैबलेट। अगर वो आपने उल्टी ही कर दी, फौरन खा के फिर दे दी, फिर उल्टी कर दी, तो अब व्हाट कैन ही डू? और कितना ज्यादा जो है खतरनाक है बुखार में इंजेक्शन लगवाना? हाँ जी, देंगे ये एक हमारे यहाँ मिथ्स बहुत सारी हैं कि अगर फीवर है तो इंजेक्शन नहीं लगता, ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। डॉक्टर शुड हैव टू मैनेज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर फीवर उसका 103 जा रहा है, वी शुड हैव टू गिव IV पैरासिटामोल। हम उसको IV पैरासिटामोल लेके कम करेंगे, क्योंकि हमें बुखार का हाई ग्रेड पे जाने से रोकना है। और देखिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ तो हर एक को चाहिए होता है। अगर डॉक्टर के बाद पेशेंट का बुखार तो उसका उतरे, लेकिन अगर इस पेशेंट वेरी वेरी हाई ग्रेड फीवर, अब उसको हम क्या करेंगे? स्पॉन्जिंग
पे तवज्जो नहीं देते। तो इफ अ पेशेंट इज गोइंग टू हॉस्पिटल दे विल गिव हिम IV पैरासिटामोल। ओके, तो क्या ड्रिप भी लग सकती है? ड्रिप भी लग सकती कंडीशन पे डिपेंड करता है, हर चीज हो सकता है। आपको पता है खाली पेट लोग कहते हैं दवाई नहीं खानी, खाली पेट ऑपरेशन होते हैं जी, यही तो रख के सुबह काट देते हैं पेट पेशेंट का। हाँ, ये मिथ्स है ना, कुछ इसको क्लियर करना जरूरी है। ये ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने खुद सेल्फ क्रिएटेड, टीका नहीं लगेगा बुखार में जी, लग गया तो ये हो जाएगा। अब डॉक्टर हैव टू डिसाइड, उसको देखना कि मुझे क्या करना है इस पेशेंट के साथ। कंडीशन वाइज डिपेंड करता है। अदरवाइज बातों का फीवर में नहीं लगता इंजेक्शन, हम लोग खुद नहीं देते हैं। पेशेंट को शिवरिंग हो रही, बहुत ज्यादा वीक है, अब हम उसको इंजेक्टेबल देंगे तो पेशेंट कैन नॉट बियर दैट। हम उसको नहीं देख सकते कि वो उसको संभाल लेगा, बट वी हैव टू मैनेज। हमें किसी न किसी तरीके से पेशेंट को सेटल करना होता है। तो सेटल करने के लिए व्हाट इज नीडेड विल बी डन देयर। जो चाहिए ना हमने वो जरूर करना है उस वक्त। अब वो पेशेंट का इंजेक्शन नहीं लगा, ये नहीं करें, तो वो पेशेंट की तो मिस होते हमें समझाना पड़ता है उसको कि नहीं इसको हम इंजेक्शन देंगे, इसको बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो एक बात है वही ना कि वहीं का वहीं उठ खड़ा रहता है कि नहीं जी टीका नहीं लगाना बुखार। और वैसे ही दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होता है कि टीका गलत लग जाएगा, ये इंजेक्शन गलत लग जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा। और जब जो आप गुमान करते हैं वो वैसा आप पा भी लेते हैं, क्योंकि ये तो आपकी साइंटिफिक प्रूफ है ना, जैसा सोचते हैं वैसा जी। आपको फिर वही अजीब सी कंडीशन होने लग जाती है। अच्छा, अब ये फीवर के हवाले से तो बात हो गई। फीवर अगर 2-3 दिन रहे और लोग जो है डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, वो नहीं उतर रहा, नहीं सही हो पा रहा, देन उसके बाद कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करा लेने चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले हमारे यहाँ कॉमन जो चीज़ें होती हैं उनमें सबसे पहले कॉमन चीज़ें ली जाती हैं। देखिए मेडिकल में भी और हर जगह सबसे पहले जो चीज़ कॉमन होती है उसको प्रायोरिटी में रखा जाता है। आजकल का सीज़न है एंटेरिक का, टाइफाइड का हम लोग टेस्ट करवाते हैं, फिर मलेरिया बीच में आ जाता है, उसके बाद फिर वायरल भी है और फिर अपर थ्रोट के इन्फेक्शन वगैरह भी आ जाते हैं। लेकिन अनरिजॉल्व फीवर अप टू 1 वीक शुड हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड, उसको हम टेस्ट जरूर कराते हैं, इसलिए कि उसके बगैर फिर रास्ता नहीं है। सबसे बेस्ट होता है हम कल्चर करवा लेते हैं। टाइफाइड के लिए हम देखते हैं शक होता है, टाइफाइड के बेस्ट कल्चर है, लेकिन अब पुराने तो टेस्ट खत्म हो गए, टाइफाइड वगैरह हम लोग कराते थे और विडाल वगैरह, लेकिन वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं, कई जगह तो कैंसिल हो चुका है, हमारे यहाँ भी आगहन वगैरह नहीं कर रहा है। लेकिन ब्लड कल्चर अब वो इतना 100% रिलायबल नहीं होता है, उसमें कल्चर रिपोर्ट बाद वक्त नेगेटिव आ जाती है, तो डॉक्टर के लिए मुसीबत क्या करें वहाँ पर मसला है। ओके, वी शुड हैव टू ट्रीट द पेशेंट, हमने तो ट्रीट करना। अब कल्चर नेगेटिव आया, व्हाट कैन वी डू? बिल्कुल। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब डायरिया के हवाले से। डायरिया भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है और ख़ास करके आजकल के दिनों में मैं ये देख रही हूँ कि हर किसी को उल्टियाँ मोशन की शिकायत हुई है, और या ये पानी की वजह से है या गंदगी की वजह से है, क्या वजूहात समझ रहे हैं? देखिए सारी चीज़ों में घूम फिर के सीवरेज लाइन कहीं ना कहीं आ जाती है। एंटेरिक भी जो बहुत ज़्यादा इस सीज़न में फैलता है, उसमें सीवरेज का पानी जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स होता है वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उससे सबसे बड़ा एक इशू होता है। आप देखें एंटेरिक का जो मेन सोर्स है वो सीवरेज वाटर है, इसके अलावा कहीं होता नहीं है। फिर उसके बाद वो आपको पता है फ्लाइज जाती हैं, वो जाती है खाने की चीज़ों में बैठती है, वो भी एक अनदर सोर्स हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि ये आता ही सीवरेज वाटर से। ओके। तो अब जब डायरिया भी शुरू होता है तो उसके भी जो जरा सी मामूलन ये मिक्स पानी आ जाता है, उसकी एक बड़ी वजह है। पानी बॉईल करके पिए तो ज़्यादा बेहतर। पानी बॉईल करें, ढक के रखें, और फिर कई चीज़ों की प्रिकॉशंस होती हैं कि पानी आप खरीद के भी इस्तेमाल करो तो उसका भी कुछ पता नहीं होता जी। तो ये सारी चीज़ें घूम फिर के सारी चीज़ें हमारे यहाँ सैनिटरी प्रॉब्लम जो है ना वही खड़ा हो जाता है, वही आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मजीद बातें करेंगे डॉक्टर साहब आपसे, जानेंगे और बीमारियों के हवाले से बढ़ते हैं आरिफ खान साहब की जानिब, उनसे जानते हैं कि आपने जो गाना सुनाया बहुत ज़बरदस्त था। अब उसके अलावा 2 गाने तो आपने बना लिए, अब तीसरे गाने की प्लानिंग, और ये जो आपने जब गाने बनाए तो किसको दिमाग में रख के कंपोजिशन कैसे कराई, लिखा किसने, ये ज़रा बताएं। ये एक गाना तो मैंने खुद ने लिखा है, राजस्थानी गाना, ठीक है, और एक गाना मेरे कज़न है, वो दोनों टांगों से माजूर हैं। अच्छा। मंजूर कादरी नाम है उनका, और माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं वो, माशाल्लाह। और उनकी शायरी में इंशाल्लाह ये ईद के बाद रिकॉर्ड कर लूँगा इंशाल्लाह। ये जो आपने अभी हमें सुनाया था गाना, ये मेरी अपनी शायरी है। ठीक है, ये अहमद भाई ने करवाया था ये गाना। ठीक है, तो ये शेरो शायरी का भी मतलब कंपोजिशन वगैरह गाने की आपको ये भी इस चीज़ का भी शौक था? ठीक है, ये तो अच्छी बात है। मतलब आप तो कंप्लीट पैकेज माशाल्लाह हो गए हैं। और आपकी म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक कंपोजिशन भी बड़ा एक ढूंढना बड़ा मसला है, और किस तरह से करवाएं, क्या चीजें कराएं। तो जब आप वायरल तो हो चुके, उसके बाद जब आपने ये सोचा कि अब अपना गाना बनाना है, तो फिर आपने लोगों को ढूंढा या लोगों ने आपसे खुद राब्ता किया? लोगों ने खुद राब्ता किया। ठीक है, वेरी गुड। डिफरेंट स्टूडियोज में भी आपने जो है वो गाया, और मैं तो ये सुन रही थी कि लाहौर कलंदर्स का भी आप एंथम नहीं, लाहौर कलंदर वालों ने सिर्फ कवर करवाया लाहौर कलंदर का, उन्होंने ना कोई गाना दिया, वो बस एम ही बुलवाया था उन्होंने। ओके। अपनी राइटिंग के लिए आपको पता हर बंदा
उन्होंने ये सोचा कि अभी आरिफ खान साहब जो है वो मशहूर चल रहे हैं, तो मैं इनको बुला लेते हैं, थोड़ा सा हमारा भी एक हो जाएगा, हाइप मिल जाएगी। ये ठीक है, शालिम अपने बारे में बताइए, आप कब से जो है वो गिटारिस्ट बने, कब से शौक था, क्या आपको भी बचपन से शौक था? जी, मुझे 11-12 साल की उम्र से शौक था बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो मैं यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देख रहा होता था गिटार की, लेकिन गिटार ले नहीं पाता था मैं, उस वक्त कोई टीचर भी नहीं था मेरा। तो फिर जो है मुझे गिटार लेके दी मम्मी पापा ने, उसके बाद मैं सीखता गया और तकरीबन 4 साल हो गए मुझे। ओके, तो यही प्रोफेशन क्यों चूज किया? मतलब तुमसे आप सिंगर भी बन सकते थे, आप कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन वाई गिटार? गिटार का बहुत ज़्यादा शौक है, सिंगिंग का भी है लेकिन बहुत कम। ओके, इन फ्यूचर क्या प्लान है? इसी को कंटिन्यू करोगे आप या फिर सिंगिंग की तरफ भी जाएंगे? नहीं, प्लान तो यही है कि मतलब कि इंटरनेशनली गिटार प्लेयर बनूं मैं। ओके, इंशाल्लाह। तो यही प्लान है मेरा। वेरी नाइस। फैमिली सपोर्ट करती है? जी, बहुत ज़्यादा। हाँ, फैमिली के सपोर्ट के बगैर बंदा कुछ नहीं कर सकता। जब आपकी फैमिली सपोर्टिव ना हो ना, तो बंदा यही सोच रहा होता है कि यार किस तरह से अम्मी को मनाऊं, किस तरह से अब्बू को मनाऊं। फैमिली ने कभी किस तरह प्रेशराइज नहीं किया? नहीं, वो तो खुश हो रहे थे कि जहाँ पे भी कहीं भी प्रोग्राम पे जाता हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, पढ़ाई को और इसको किस तरह से कंटिन्यू साथ रखते हैं? मसला होता होगा? हाँ, मसला होता है, लेकिन ये है कि वंस इन अ वीक मैं गिटार क्लास लेता हूँ। ठीक है। तो हफ्ते में जो है ना, मतलब एक हफ्ता पूरा जो प्रैक्टिस चलती रहती है मेरी, बाकी स्टडी भी चलती रहती है। वेरी गुड। हाँ, जब आप कुछ करना चाहते हैं तो स्टडीज भी साथ साथ चल रही होती हैं और आपका काम भी साथ साथ चल रहा था, क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं होता और टैलेंट किसी की मिराज नहीं होती। आप लोगों ने देखा माशाल्लाह, आरिफ खान साहब को आपने आपकी मुलाकात करवाई। जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस फील्ड में आ जाएं और उन्हें लगता है कि बहुत आसान है, चलें भाई चलते हैं और ये कर लेंगे हम, या फिर हम भी किस तरीके से मशहूर हो जाएंगे, क्या कहेंगे उन लोगों के हवाले से? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये जो आवाज़ का चक्कर है, ये अल्लाह की अता की हुई चीज़ है। बेशक। गाने वाले तो बहुत हैं, अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, पर आवाज़ में रस नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये मतलब आप ये आपका ये कहना है, वैसे मेरा भी मानना यही है कि ये गॉड गिफ्टेड होती है आपकी आवाज, आप उसको पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन ये कि कोई अगर कोई बेसुरा है तो क्या वो गाना गा सकता है? मेहनत करे गा सकता है। ठीक है, मतलब मेहनत करने से उसको हासिल हो जाएगा, हासिल होगा, लेकिन ये इनबॉर्न टैलेंट भी होता है। जी ठीक है। आपने जब सीखने का आगाज बचपन में ही कर दिया था? जी, मैंने तकरीबन 9-10 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट कर दिया था गाना। ओके, तो फैमिली ने उस वक्त सपोर्ट किया जब तो वालिद वालिदा हयात होंगे, तो जब उन्होंने सपोर्ट किया या बोला किस तरफ जा रहे हो मियाँ रुक जाओ? नहीं, उनकी बहुत सपोर्ट थी। अच्छा, वो बोलते थे कहा बेटा, अबू भी गाते थे। हाँ जी। अच्छा, हाँ, मैं यही सोच रही थी कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में किसी ना किसी को शौक होता है जब आप जो है वो इस तरह से अपनी चीज है, क्योंकि जब आपके अंदर इनबॉर्न भी होता है ना, तो वो आपकी जीन्स में ही होते हैं जरासीम जो आपको दिख रहे होते हैं। तो आपके वालिद साहब भी गाया करते थे? ओके, उनको भी शौक था? जी। अच्छा, उनका ख्वाब जो है वो अधूरा रह गया और आपने माशाल्लाह वो ख्वाब पूरा किया। जी बिल्कुल। मिस करते हैं आजकल जब आप अल्लाह का क्यों शुक्र नहीं, हर पल हर वक्त उन्हें मिस करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब की जानिब आएंगे। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि हमने डायरिया के हवाले से बात की, अब डिफरेंट जैसे बच्चे हैं हमारे छोटे, उनको वैक्सीनेशन हमने करवानी है, लेकिन उनको जो है वो फ्लू है, ये जो वायरल इन्फेक्शन हुए हैं वो हुए हैं, तो क्या ऐसी सूरत हाल में वैक्सीनेशन करवा सकते हैं बच्चों? नहीं, थोड़ा सा अवॉइड कर लें, थोड़ा सा डिले कर लें तो अच्छी बात होती है। देखिए, उसमें वजह ये होती है कि इसमें अमूमन फीवर वैसे ही आता है। आफ्टर इंजेक्शन जो है ना, बाद वक्त बच्चों को फीवर ज़रूर आ जाता है, तो उसमें माएँ परेशान होती है। अगर हम उसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं 1 वीक या कुछ और, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक साथ बच्चे को 3 डोज भी आजकल लग रही होती है, कभी किसी चीज की, मीजल्स की, कभी चिकन पॉक्स की, डिफरेंट तरह की 3 डोज एक साथ लगवाना, क्या ये ठीक है? नहीं, जब तो सिंगल डोजेज आ गए, पेंटाविलेंट नाम की एक वैक्सीन आई है, उसमें 5 डोज एक सिंगल इंजेक्शन में आ गई। ओके। हाँ, अब मतलब कोई इतना इशू नहीं रहा कि 3 इंजेक्शन 4 इंजेक्शन, अब तो पेंटाविलेंट के नाम से बल्कि इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर वैक्सीनेट करवाएं, उसकी शेड्यूल फॉलो करें। मतलब उसमें ये डिफरेंट नहीं लगेंगे इंजेक्शन, सिंगल डोज में 5 4 बल्कि पेंटाविलेंट का मतलब 5 डिजीज का उसमें शामिल कर दिया उन्होंने। वाह, तो बहुत इशू आसान है। हम लोग खुद करते हैं वैक्सीनेशन, मेरे पास होती है, पेशेंट हर वेडनेसडे को आते हैं 12 बजे, उनके हम करते हैं, तो वो चीज़ चलती रहती है, कोई इशू नहीं है। वायरल इन्फेक्शन से किस तरह से बचे डॉक्टर साहब?
वायरल से तो देखें बचना नामुमकिन है। अगर बचना चाहते तो फिर कोविड से बच जाते हैं हम। बिल्कुल ऐसा ही तो है। वायरस से तो बचना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। ये तो एयरबॉर्न होती है और दूसरी बात किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं अटैक करती है, खास तौर पर थ्रोट हमारा पकड़ा जाता है। स्नीजिंग वगैरह फ्लू होता है वायरस की वजह से, लेकिन हम उसको मिसमैनेज करके गड़बड़ कर देते हैं। ओके। थोड़ा सा मतलब लाइट मेडिसिन लें, खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें और किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके लाइट सी मेडिसिन ले लें, फ्लू खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ इतना नहीं होता, फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत बड़ा इशू आता है, फॉरेन एलर्जी ये वो, इस्लामाबाद में खड़ा हो जाता है मसला। हाँ हाँ। अच्छा, एलर्जीज का भी तो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है ना। लोग ये समझ रहे होते हैं कि मुझे जो है वो बहुत ज्यादा सिवियर नज़ला हो गया, हालांकि उनको एक मामूली सी एलर्जी होती है और वो उनको डिफरेंशिएट करने में इतना प्रॉब्लम हो रहा होता है कि वो साल गुजर जाते हैं जब जाके पता चलता है कि हमें तो एलर्जी थी। वो मिथ चलती रहती है, पड़ोसन ने कह दिया, इसने कह दिया। देखें, नज़ला अगर दवा खाएं तो 7 दिन में ठीक होता है, अगर दवा नहीं खाएं तो 1 हफ्ते में ठीक होता है। अच्छा, दोनों सिंपल है। 7 दिन 1 हफ्ता एक ही हो गया। एक ही तरह से होता है, क्योंकि ये वायरल सेल्फ लिमिटिंग होता है। अगर मेडिसिन नहीं भी लेंगे तो भी 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, दवाई लेंगे 7 दिन में ठीक हो जाएगा। वाह 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 डॉक्टर साहब, आपने जो 2 बातें बताई है ना उसका एक ही जवाब, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा, नज़ले में जैसे किसी को फ्लू हुआ है तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं? लोग जो है वो एक दूसरे के मुंह पे बैठ के छींक रहे होते हैं, हाँ, नहीं, खांस रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एहतियात करें। देखें, आप खाम में जो हमारे इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, बाज फ्लू भी और भी कई किस्म के होते हैं जो हमारे बोलने से भी आसपास फिजा में जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी बीमारी क्यों दूसरों को देते हैं। बिल्कुल। और कम से कम साथ बैठने वाला उसको बुरा तो आप स्नीजिंग उनके मुंह पे कर रहे हैं तो वो फिर बहुत, और खास करके हमारे बच्चे बड़े हसास होते हैं, उनको फौरन से ट्रेनिंग होनी चाहिए बचपन से कि उनको हमने मुंह पे हाथ रखना है और हैंकी लेना है, उसको इस्तेमाल करना, ये तो एथिक्स में आ जाता है टोटली। बिल्कुल नहीं, बड़ों से भी तो कभी कभी बच्चों को लगता है। फिर आपको पता ना कि अगर करेंगे तो बुरा महसूस किया जाता है और वैसे भी गलत है, बिल्कुल अखलाकी तौर पर गलत है। और यहाँ तो कुछ नहीं, फॉरेन कंट्रीज में इसको बहुत बुरा महसूस, आप खांस रहे कहीं बैठ के, बहुत बुरा महसूस किया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह हर चीज़ पे उबूर रखते हैं, मैंने ये देखा है आजकल हमारे यहाँ पैम्पर्स का, डायपर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को रैशेस हो जाते हैं और दीगर परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन क्या इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना सही है? आप क्या समझते हैं? बस जी, वो मदर कंफर्ट्स की तरफ चले गए हम लोग सब। मदर भी कंफर्टेबल होने जाती है, पैम्पर बांधो, दिन में 5 बांधो 6 बांधो, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखें, पैम्पर्स तो अभी रिसेंटली आए हैं मार्केट में। उससे पहले जब पैम्पर्स नहीं होते, जब भी बच्चे होते थे सारी दुनिया में, लेकिन हम कंफर्ट में आगे के पैम्पर बांधा, अल्लाह खैर सल्लाह, कुछ नहीं करना अब हमने। अब वो दिन में रैशेस तो इतने हमारे पास आते रहते पेशेंट्स, बेताशा रैशेस हुए होते हैं, उनको बोलो पैम्पर, हम तो बांधते ही नहीं है और वो नजर आ रहा होता है कि उनके बांधने के एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा जो है खतरनाक होता है कि आप बच्चों को जो है वो वाइप्स से साफ करें, उनको वॉश जो है वो वाटर से ना कराएं, इससे भी बहुत बीमारियां फैलती हैं। स्किन होती है बच्चों की, बहुत मसले खड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, आगे बात करते हैं इस बारे में। अब बढ़ते हैं आरिफ खान साहब की जानिब, उनकी आवाज में शामिल करते हैं एक और गीत। जी, पैगाम ये कि हम लोग सबसे पहले सफाई को प्रेफर करें। इस मौसम के अंदर सफाई से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं और हमारा दीन भी इसके बारे में हुक्म देता है कि बेशुमार है, तो अगर हम सफाई को रख लें तो बहुत सारी बीमारियों से सीधे सीधे बच जाते हैं। दूसरी बात, एक छोटी सी अगर कहें तो 2 मिनट में आप कह लूँगा इसमें कि क्वेकरी के ऊपर आप लोग प्रोग्राम क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, क्वेकरी के ऊपर एक प्रोग्राम करें। क्वेकरी बहुत बड़ा नासूर है हमारे माशरे का। कोशिश ये करें कि इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें, क्योंकि आपका मॉर्निंग शो में हेल्थ सेगमेंट थोड़ा सा होता है या और भी कोई हेल्थ शोज है, थोड़ा सा क्वेकरी को पकड़ें कि दे गिव अ लॉट ऑफ डैमेज टू द डॉक्टर्स एंड टू द पेशेंट्स एंड पूरे हेल्थ सिस्टम को। उसकी वजह से कि हमारे पास जब पेशेंट आ रहा होता तो ऑलरेडी क्वेक ने उनका बेड़ा गर्क कर चुका हो जी, पैसे का भी, सेहत का भी, टाइम का भी, बिल्कुल तीनों चारों चीज़ें वहाँ हो जाती हैं। तो हम लोग उससे बहुत तंग हैं। तो आप लोग अरबाब इख्तियार से कहेंगे काइंडली इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लें। बिल्कुल, हम तो जितना हो सकता है डॉक्टर साहब क्वैक्स कर करके तो मेरे मुंह से क्वैक्स ही निकलता है, मतलब मैं इतना बोल चुकी इस बारे में। लेकिन दुआ गो है इंशाल्लाह जो है, अल्लाह पाक ने चाहा तो कुछ ना कुछ इस पे आसानियां आ जाए। आप ज़्यादा अच्छा है, उर्दू में अताई कहते हैं जी, बिल्कुल। आप क्या शालिम, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर जिनको शौक़ है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो वो इंस्ट्रूमेंट सीखें, बजाएं और साथ में स्टडी भी जारी रखें, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि इतना म्यूज़िक नहीं है। तो ठीक है, अपने स्टडी पे ध्यान दें और साथ में एज अ हॉबी करते रहें और जहाँ आपको मौका मिले वहाँ आप प्ले करें। ओके, दैट्स इट। कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएं तो आप यकीन करेंगे, अगर आप गलत भी थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं ना तो पता नहीं चलता। आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि सामने वाले को समझ ही ना आए, वो बोले यार इतने कॉन्फिडेंस से कर रहा था, बिल्कुल सही लग रहा होगा, क्योंकि हर किसी को इतनी समझ नहीं होती है। तो आपका मेन की जो है ना लाइफ की, वो होती है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर पूरा एतमादी है ना तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, सिवाय आदिल भाई की आवाज सुनने के। आदिल भाई आवाज नहीं आ रही है मुझे।
ओके जी, यहाँ पर टाइम हो गया है न्यूज ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, मैसेजेस दे रही थी तो आपने समझा क्या खुदाफिज कर देंगे? अभी नहीं हो रहा खुदाफिज, अभी है पहला सेगमेंट हमारा बरकरार, बातें करेंगे और ज्यादा गाने भी शामिल करेंगे। यहाँ पर टाइम हो गया न्यूज ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।